हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर रखिएगा। जो भी देख पा रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए बात करेंगे झारखंड लेडीज सुपरवाइजर एग्ज़ाम एवं झारखंड की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाओं को यदि आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल के एग्जाम हो या उत्पाद सिपाही का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पेपर थर्ड यानी हम लोग टारगेट एग्ज़ाम तक देखेंगे। लेडीज सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम जैसे कि आपको पता है कि 8 तारीख से स्टार्ट है और एग्ज़ाम 20 तारीख तक चलने वाली है। ठीक है, विभिन्न विभिन्न डेटों में दिया गया है आपका सेंटर जगह पर और विभिन्न पेपर दिया गया अलग अलग। कोई घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगातार पेपर थर्ड को फोकस करते हुए हमने सामान्य ज्ञान यानी जीके का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो टॉप 20 क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में हुबहू इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का क्लास। 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको बताना है कि टोटल 20 में से आउट ऑफ 20 में से कितना क्वेश्चंस आपने सही दिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों एवं वहां के नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में नीचे दी गई सूचियों का आपको मिलान करना है। यहाँ पर जो देख पा रहे हैं आंध्र प्रदेश, मद्रास और पंजाब और दिल्ली, ये सब स्वदेशी आंदोलन वहाँ पर हुआ था। आपको बताना है कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, मतलब किसके जगह की कौन कौन नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, आपको मिलान करना है। ठीक है, तो नेतृत्वकर्ता में यदि देखा जाए तो स्वदेशी आंदोलन दिल्ली में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? सैयद हैदर रजा। तो इसको मिलान कीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, यानी सैयद हैदर राजा जो थे वो नेतृत्वकर्ता कहाँ के थे? दिल्ली के थे। ठीक है, या इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं कि दिल्ली का जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था वो आपका नेतृत्वकर्ता कौन थे? सैयद हैदर रजा। ठीक है, उसके बाद जो मद्रास में हुआ था स्वदेशी आंदोलन उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? चंद्रबरम पिल्ले। ठीक है, बाकी लाला लाजपत राय, हरी सर्वोत्तम राव ये आपका कहीं मैच नहीं कर रहा है। आपको पता है कि मद्रास में तमिल बोला जाता है तो उस हिसाब से आपको ऑप्शन से ही आपको मैच कर लेना है। ठीक है, चंद्रबरम पिल्ले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद जो पंजाब में हुआ था स्वदेशी आंदोलन उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, और एक बच गया आंध्र प्रदेश जिसका नेतृत्वकर्ता कौन कर रहे थे स्वदेशी आंदोलन का? हरी सर्वोत्तम राव। ठीक है, इसका मतलब ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा आपका 4, बी का क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा सर 2, सी का क्या हो जाएगा? तो 3, और डी का जो होगा वो हो जाएगा 1, यानी 4 2 3 1। देख लेते हैं ऑप्शन में। कूट भाषा इस प्रकार से आपके एग्जाम में रहेगा। 4 क्या था? 4 2 3 1, 4 2 3 1 यहाँ पर है, नहीं है, इसको भी नहीं है, यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से आप लोग मैच कीजिएगा, मिलान कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? क्या वह रॉलेट एक्ट से है, चंपारण सत्याग्रह से है, जालियांवाला बाग हत्याकांड से, या मेंटेगो चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्तावना से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेंटेगो चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्तावना से है। थोड़ा डिटेल्स जानते हैं। ब्रिटिश सरकार के जो भारत मंत्री थे वो है मेंटेगो तथा वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1918 में संविधान सुधारों की योजना सामने रखी जिसके आधार पर 1919 का भारत सरकार अधिनियम बनाया गया।
उनमें से सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ योविद्र जो नेता थे, जो बुजुर्ग नेता थे, है ना, बुजुर्ग नेता सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में थे। इन्होंने कांग्रेस छोड़कर इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की है। कौन किए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, याद रखिएगा। चलिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? B.O. चिदंबरम, C. राजगोपालाचारी, के. कामराज और एनी बेसेंट। फिर से क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, C. राजगोपालाचारी। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं कि तंजौर कहाँ पर है? तंजापुर, ये तमिलनाडु पर है, ठीक है। तंजौर जहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तंजौर तट, ये तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक है, जगह का नाम है। जहाँ C. राजगोपालाचारी ने त्रिचिन्नापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की तथा नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर अभियान संगठित किया। आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर B। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, यदि आप हिस्ट्री के मैराथन क्लास यदि आप नहीं देखें अभी तक, तो प्लेलिस्ट में जाके झारखंड सामान्य ज्ञान लिखा रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको क्लिक कीजिएगा। नीचे आइएगा तो मैराथन क्लास का एक वीडियो मिलेगा जिसमें पूरा हिस्ट्री हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट किया हूँ, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा उससे बाहर नहीं बनेगा। जब एग्जाम दे निकलिएगा, एग्जाम दे के तब फिर बोलिएगा सर सही बोले थे, ठीक है। तो इसमें भी हम डिस्कस किए थे फिरोज शाह तुगलक के बारे में, सारा चीज़ उसमें है मेंशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको कथन असत्य बताना है। इसका मतलब 4 में से 3 जो होगा वो फिरोज शाह तुगलक के बारे में सही होगा और 1 गलत होगा, ठीक है, उसको आपको देखना है। देखिए, उसने दक्कन पर अधिकार हेतु प्रत्यायन नहीं किया था, बिल्कुल ये सही है। उन्होंने किसी प्रकार से प्रत्यायन नहीं किया था दक्कन पर अधिकार के लिए। उसके समय में बंगाल सल्तनत से बाहर हो गया था, बिल्कुल बाहर हो गया था। जब फिरोज शाह तुगलक के शासन था तो उस समय जो दक्कन था और ये बंगाल का सल्तनत से वो बाहर था उस समय सीमा, ठीक है। उसके सबसे लंबा संघर्ष गुजरात और ठट्टा का विद्रोह दबाने में किया गया, बिल्कुल सही है। उसने उड़ीसा का हमला उन्होंने नहीं किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा डी, ठीक है। बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपके एग्जाम में नहीं है से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको भी आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है। क्वेश्चन छोटे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेंगे, बट क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत आपको घुमावदार रहेंगे जो आपको समझना है, ठीक है। कहा गया कि मेगास्थनी के अनुसार, मेगास्थनी पढ़े ना, इंडिका बुक लिखा था हिस्ट्री में, वही है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्मनी का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 6 में है कि भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सबसे या सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो आपको पता है मत्स्य पुराण जो होता है सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। आप थोड़ा डिटेल चलते हैं।
देखिए, मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण माना जाता है। इस पुराण का संबंध अर्ध सातवाहन वंश से है। पूछेगा इसका संबंध किससे है, तो अंध्र सातवाहन वंश से है। ठीक है, अंध्र सातवाहन वंश से है। अब बाकी देखते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण का संबंध जो है वह है मौर्य वंश से। ठीक है, ये सारा चीज़ याद रखिएगा, मौर्य वंश से विष्णु पुराण का संबंध। वायु पुराण का संबंध किससे है, तो आप बोलिएगा सर गुप्त वंश से। ठीक है, और एक होता है भगवत पुराण, जिसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है, आपके हिस्ट्री में। और एक आपसे सवाल यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस क्या पूछेगा कि अर्थशास्त्र का जो है लेखक कौन है, या कश्मीर का इतिहास से संबंध किससे है, तो आप बोलिएगा राज तरंगरी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा होगा, वित्तीय पुराण, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से अच्छे वर्ग अनुसूचित जातियां मतलब एससी तथा जनजातियां यानी एसटी के शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। कहा गया है कि कोई भी संस्थान, शैक्षणिक संस्थान हो, उसमें एसटी एससी का रिजर्व कोटा होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 93 जो संविधान संशोधन 2005 में हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक 2005 द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण प्रदान किया जाए। ठीक है, इसमें एससी एसटी के अलावे ओबीसी का भी बात किया गया है। ठीक है, 93 संविधान संशोधन 2005। तो कभी कभी ये भी आपसे पूछा जाएगा कि 92 संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2003 में। 93 संविधान संशोधन कब हुआ था, 2005 में। 94 संविधान संशोधन कब हुआ था, 2006 में। और 95 संविधान संशोधन कब हुआ था, 2009 में। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि राज्यसभा द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार जो भी अध्यादेश जारी करती है तो उसे किसकी स्वीकृति लेना पड़ता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, संसद का या विधानसभा का। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा विधानसभा की स्वीकृति लेनी पड़ती है। ठीक है, और यह अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स में कितना उल्लेख है, आर्टिकल्स 213 में ये उल्लेख किया गया है। ठीक है, यानी संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत यह जारी किया जाता है कि विधानसभा की स्वीकृति के पश्चात ही अध्यादेश कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 213। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे। प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति या उपयुक्त में से कोई या उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जैसे कि आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो बोलिएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि वह संविधान सभा में किस समिति के सदस्य थे, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा संचालन समिति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के साथ साथ राष्ट्र ध्वज संबंधित दैत्य समिति की भी सदस्य थे। ठीक है, किसका सदस्य थे, संचालन समिति का और
राष्ट्र ध्वज संबंधित तृतीय समिति का सदस्य भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा में क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा में कब उसे स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्ति किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का जो दूसरा बैठक हुआ था, यानी पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946, और दूसरा बैठक हुआ था आपका 11 दिसंबर 1946 को। तो उसी समय संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में, स्थायी सदस्य नहीं, स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्ति किया गया। ठीक है, और वे पहले जो है भारतीय बने राष्ट्रपति के। ठीक है, आपको इतना मालूम होना चाहिए। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 1 जो है प्रक्रिया नियम समिति, ये आपका प्रक्रिया जो है नियम प्रक्रिया पूछेगी या प्रारूपिक समिति, ये आपका है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता? IR कोयलोवाद, गोपालवाद, शंकर प्रसादवाद, इंदिरा साहनीवाद। क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 IR कोयलोवाद। थोड़ा डिटेल समझते हैं। IR कोयलोवाद जो थे वो बनाम तमिलनाडु बाद यानी 2007 में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ध्यान से देखिएगा कि इनमें से मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति आपको होती है। ठीक है, लाभ की स्थिति होती है। ऋण तो बोलेगा बिल्कुल होती है। व्यापारिक वर्ग भी आता है, लेकिन ऋणदाता नहीं आता है, कर्जदाता नहीं आता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी मुद्रास्फीति के कारण लाभ की जो स्थिति होती है वो ऋणी से होती है और व्यापार वर्ग से होती है। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो है योगदान करता है, आपको बताना है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र। भारत की जो जीडीपी है उसमें तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। वर्तमान में इसका योगदान देखा जाए तो कितना है? 57.8%। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, 12 तो देख चुके हैं। 13, विलोड्रम का संबंध किस खेल से? विलोड्रम का संबंध आपको बताना है, गोल्फ से, एथलेटिक्स से, घुड़सवारी से या साइकिलिंग से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइकिलिंग। यानी साइकिलिंग का परिसर को हमको बोलते हैं, साइकिलिंग के परिसर को क्या बोलते हैं? विलोड्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत के कौन से राज्य अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं? भारत के किस राज्य में अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं? केरल में, मध्य प्रदेश में, असम में और बिहार में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में क्या पाया जाता है? असम राज्य में अर्ध सदाबहार वन पाया जाता है। वर्ष जो है देखा जाता है यहाँ पर वर्षा जो है कितना वर्षा होती है? 300 सेंटीमीटर
से कम माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि नाथपा झाकरी जल परियोजना किस राज्य में है? नाथपा झाकरी जल परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। नाथपा झाकरी जल परियोजना कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नदी आपसे यदि पूछा जाए किस नदी पर है, तो आप बोलिएगा सतलज नदी पर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? बहामास, लीबिया, ब्राजील और यूएई। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, देश की यदि बात किया जाए तो सभी अलग अलग कंट्रियों में यहाँ पर पूछा गया है, इसलिए ब्राज़ील से वो नहीं गुजरती। बाकी आप मैप में जरूर एक बार देख लीजिएगा, विश्व का मैप। भारत में यदि क्वेश्चन पूछेगा कि कर्क रेखा जो है कितने राज्य से गुजरती है, तो 8 राज्यों से। कैसे याद कीजिएगा, तो आप याद रखिएगा मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी मतलब होता है मिजोरम, मित्र त्र से होता है त्रिपुरा। इस प्रकार से ट्रिक याद करिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 16 है ना, नहीं 17 है, 16 अभी देखें हम, कर 17 अभी देखिए। नदियों के लंबाई आरोही क्रम में गोदावरी नदी आपको दिया है, महानदी दिया है, नर्मदा दिया है और ताप्ती नदी का सही क्रम अनुसार आपको बताना है। ड्यू टू लेंथ के अनुसार, लंबाई के अनुसार आपको बताना है। वो अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब समझ रहे हैं, जैसे 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1 ये बताना है। तो नदियों की लंबाई आपको बताना है। सबसे ज़्यादा लंबाई जो लंबे होगा, सबसे जो लंबाई में होगा वो क्या होगा, वो आपका डिक्रीजेज मोड में होगा। ठीक है, तो ये आरोही क्रम यानी डिक्रीजेज मोड में बताना है। और यहाँ पर गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक एक चीज़ देख लेते हैं। पहले क्या देखेंगे कि गोदावरी की कुल लंबाई कितना है। तो कुल लंबाई यदि देखा जाए, कुल लंबाई की यदि बात किया जाए, ठीक है, गोदावरी नदी का यदि कुल लंबाई देखा जाए, कुल लंबाई तो कितना है, 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। महानदी की लंबाई कितना है, तो महानदी के जो कुल लंबाई है वो है 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई है वो है 800, एक मिनट, गोदावरी को कितना बताए हम, गोदावरी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर। महानदी का जो कुल लंबाई है वो आपका है 828 किलोमीटर। ठीक है, नर्मदा नदी का जो लंबाई है वो है आपका 1312 किलोमीटर। जबकि ताप्ती नदी जो है इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर। तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। ठीक है, क्या क्या याद रखना है कि नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई है वो है आपका 1312 किलोमीटर। ताप्ती नदी का कुल लंबाई जो है वो है आपका 724 किलोमीटर। गोदावरी नदी का जो कुल लंबाई है वो आपका है 1465 किलोमीटर। और महानदी का जो कुल लंबाई है वो आपका कितना है, 828 किलोमीटर। इसको भी आप लोग सारा नोट करके रखिएगा। तो हमने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा लंबाई किसका है, तो बोलिएगा सर गोदावरी का। ड्यू टू द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लंबाई किसका है, तो गोदावरी का। जबकि अवरोही क्रम में यही होता है कि आपको क्या करना है,
सबसे ज़्यादा जो है उसको लिखना है, फिर धीरे धीरे घटती क्रम में जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले होगा गोदावरी का, कितना लंबाई हो गया, तो आंसर हो जाएगा, देखिए गोदावरी हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी देखा कि गोदावरी का जो कुल लंबाई था, गोदावरी का जो कुल लंबाई था वो कितना था, 1465 किलोमीटर था ना। तो गोदावरी सभी में है, लेकिन यहाँ पर सी में नहीं है, इसको हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, बाकी दो ऑप्शन में देखिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन आएगा। और नदियों से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर अपडेट कर दिया हूँ, तो जाके नदियों से रिलेटेड, भारत की नदियों से रिलेटेड वीडियो जरूर देख लीजिएगा वो डिटेल्स में। देखिए गोदावरी नदी तो इसमें दोनों में है, तो सही है। अब जो है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आरोही क्रम जो होता है वो सबसे हाईएस्ट होगा लंबाई में, उसके बाद फिर होगा, उसके बाद फिर होगा, उस पर घटते जाएगा। ठीक है, तो गोदावरी के बाद जो है नर्मदा, मैंने अब देखा 1300 कितना था, 12 किलोमीटर, और महानदी कितना था, तो 828 किलोमीटर, और ताप्ती कितना था, 724 किलोमीटर। इसका मतलब नर्मदा नदी जो है, महानदी जो है, वो आपका बाद में आएगा, क्योंकि 828 किलोमीटर है ना। तो इसके बाद कौन सा आएगा, तो आप बोलिएगा सर महानदी तो आएगा नहीं, क्योंकि महानदी 828 है, तो इसको हटा दीजिए सीधा। आप देखिए नर्मदा आएगा आपका कितना किलोमीटर में, तो बोलिएगा सर 1312 किलोमीटर। ताप्ती कितना आएगा सर, तो बोलिएगा सर ताप्ती तो अभी बात की आप 724 किलोमीटर। महानदी कितना आएगा, 828 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ऑप्शन ही गलत है। बोलिए कैसे, क्योंकि महानदी 828 किलोमीटर है, तो सबसे पहले यहाँ पर महानदी आना चाहिए था, यहाँ पर महानदी आना चाहिए था ऑप्शन नंबर 3 में, और ऑप्शन नंबर 4 में ये होना चाहिए था, ये आ जाता 2 और यहाँ पर आ जाता 1। ठीक है, इसको यहाँ पर होना चाहिए, इसको इस जगह पर होना चाहिए। ठीक है, आपको याद रखना है कि गोदावरी पहले होगा, फिर नर्मदा होगा, उसके बाद महानदी होगा, उसके बाद ताप्ती नदी होगा। ठीक है, महानदी के बाद ताप्ती होगा। थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ पर मैच नहीं किया है, बट आपको याद रखना है इसी प्रकार से, कुल लंबाई और अवरोही क्रम के अनुसार भी याद रखना है। क्लियर हो गया, गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से भारत में उत्पादित रेशम की सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाने वाली किस्म कौन सी है, मलबेरी, टसर, एरी और मुगा। तो भारत में जो उत्पादित रेशम होती है कि जो सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाने वाली वो किस्म होती है। ठीक है, आपको बताया है कि रेशम का अलग अलग किस्म होती है, वो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा मलबेरी, वो सबसे ज़्यादा होगा। थोड़ा डिटेल समझते हैं कि भारत में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता होने के साथ साथ 5 किस्म के रेशम भी यहाँ पर होती है, अलग अलग किस्म की। कितनी किस्में होती हैं, 5 प्रकार की किस्म होती है, किसका, रेशम का। ठीक है, पहला जो होगा वो होगा मलबेरी, ये आपका पहला नंबर में आएगा मलबेरी तो। ठीक है, नंबर भी लिख देते हैं। दूसरा नंबर में आता है टसर या टेसर, ये आपका दूसरा नंबर में आता है रैंक में। ठीक है, उसके बाद तीसरा में आता है ओक, ओक आपका आएगा तीसरा नंबर में। एरी जो होता है, एरी यहाँ पर जैसे कि लिखा है एरी, ये आपका होगा चौथा नंबर में। और मूंगा जो होता है वो आता है 5वां नंबर में। ठीक है, तो भारत में जो रेशम का उत्पादन होता है उसमें जो किस्म होते हैं वो 5 किस्म में उत्पादन होता है। पहला किस्म जो होता है मलबेरी सबसे ज़्यादा होगा। दूसरा में टेसर का उत्पादन होता है किस्म में, रेशम के किस्म में। तीसरा में ओक होता है। ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं दिया है याद रखिएगा, ओक। और चौथा में एरी जो है रेशम का किस्म है, चौथा नंबर में आता है। और 5वां में मूंगा, ये भी एक प्रकार का किस्म है। ठीक है, रेशम का। तो ये 5 प्रकार का जो उत्पादन होता है, 5 प्रकार का जो किस्म होता है वो रेशम का होता है। ये आपको इस प्रकार से याद रखना है, मलबेरी, टेसर, ओक, एरी, मूंगा। ठीक है,
चाहे तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, देखिए जूलू एक जनजाति है, सॉरी एक जाति है। जूलू एक प्रकार क्या है, जाति है, जिसका संबंध इनमें से किससे है? न्यूजीलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से, जिम्बाब्वे से या मैक्सिको के से। तो जूलू एक प्रकार के क्या है, जाति है। ठीक है, क्या है? जूलू एक प्रकार का जाति है, जिसका संबंध आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका से। यानी दक्षिण अफ्रीका की सघन जो वन है उसमें ये निवास करती है। दक्षिण अफ्रीका के सघन वन में आपको जूलू जनजाति पाया जाएगा। कौन सा वन में मिलता है? सघन। ये सघन वनों में मिलता है। ठीक है, सघन वन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ पर जूलू जनजाति पाया जाएगा। ठीक है, अगला जो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में है कि सूची 1 और सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को आपका चयन करना है। देश एक साइड में दिखा है बाएं साइड में, और दाएं साइड में आपका है मुद्रा, यानी जिसको बोलते हैं करेंसी, कैपिटल एंड करेंसी। कैपिटल और करेंसी से पहले एक वीडियो हमने इसी चैनल में अपडेट कर दिया हूँ, जाके आप जरूर उसको देख लीजिएगा। एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेगा, आपका सिलेबस भी आधारित है। अब देखिए इस सेट में भी जो है क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो आपको पास जो कंट्री है आपके पास वो है तुर्की, अमोनिया, गाम्बिया और मकाओ। ठीक है, आपको करेंसी बताना है कि कहाँ कहाँ जो है करेंसी चलता है। अब देखिए तुर्की में जो होता है, तुर्की की यदि बात की जाए तो कौन सा जो है वहाँ का तुर्की का अंकारा होता है राजधानी, और वहाँ की मुद्रा जो होता है लीरा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए का वानी हो जाएगा। ओमनिया रूबल चलता है, बिल्कुल सही है। यहाँ की जो मुद्रा है ओमनिया की वो रूबल है। गाम्बिया की जो है वो दालिसा है, दालाइसी या दालिसा। मकाओ का मकाओ या मकाओ का मकाओ सिटी, उसका मुद्रा जो होगा वो है पटाका। इसका मतलब ए बी सी और डी का जो होगा वो ए का 1, बी का 2, सी 3 और डी का 4। कूट भाषा में नीचे जब आइएगा तो यहाँ पर आप देख पाइएगा ए का 1 सही है, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, बाकी इसमें मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, हमने अभी देखा 20 क्वेश्चंस। ठीक है, आप बताना है कि 20 क्वेश्चंस में से, इस 20 क्वेश्चन में से आपका आंसर कितना सही हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम इसी प्रकार तक आपके एग्ज़ाम तक रिवाज कराते रहेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। और आप जो है अपने पेपर के साथ साथ जनरल जो पार्ट रहेंगे जैसे सामान्य अध्ययन के जो पार्ट रहेंगे 20 क्वेश्चंस, उसमें भी अच्छे स्कोर कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू सभी को, धन्यवाद।